अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 16 अगस्त बरोज़ बुध कुछ अच्छी खबरें भी थी, कुछ बुरी खबरें भी थी। हम आज का आगाज़ अपनी बातचीत का अच्छी खबर से करते हैं। आज की सबसे खुश आइंद खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फाइनली, मैं फाइनली कहूँगा, आई। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जूनियर जज हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी जानिब से उनकी अदालत में आज शहरियार आफरीदी और शांदाना गुलजार दोनों की रिहाई का एक बड़ा दबंग फैसला जारी हुआ। डीसी इस्लामाबाद, आईजी पुलिस, सबको बुलाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो उसका आइन के मुताबिक सही रोल है उसने आज अदा करते हुए शहरियार आफरीदी, जो बेचारा मेरा भाई पिछले महीनों से इस हुकूमत के हाथों वो जुल्म सह रहा था, और उसने हर तरह का जुल्म सहने के बाद, अपने ख़ानदान की लोगों की प्यारों की जानें गंवाने के बाद भी उसने अपना जो असूली मौक़िफ़ था अपने लीडर के साथ खड़े होने का नहीं छोड़ा। ना उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उसने कोई इकबाली बयान दिया, और वो अपने जगह खड़ा रहा। वो वफा का एक पैकर बन के रहा और आज उसकी रिहाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो गई। जस्टिस बाबर सत्तार को लेके कुछ बातें भी की जा रही हैं जिसकी वजह से मैं कुछ वजाहतें करना चाहूँगा। कल एक ट्विटर के ऊपर, जिसको एक्स कह लें, अब ट्विटर था, उसके ऊपर पहले एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना ट्वीट किया कि बाबर सत्तार की जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने इख्तलाफ किया था, या तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने उनके अपॉइंटमेंट को इतराज़ किया था। फिर दूसरे एक सहाफ़ी हैं जो हमेशा ही वो कोई बुरी बात ही करते रहते हैं, मती साहब, उनकी जानिब से भी बात हुई। मैंने बड़े एहतराम के साथ ट्वीट भी किया और वजाहत ट्वीट में भी कर दी थी। मैं आज अपने इस वीलॉग के अंदर भी इस पे तफसील से आपको बयान कर देता हूँ। पहली बात यह है कि देखिए, जब आप जज बन जाते हैं तो आप किसने आपके साथ था या नहीं था ये मैटर नहीं करता, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। जस्टिस बाबर सत्तार जज बनने से पहले एक अच्छे कॉरपोरेट लॉयर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को भी देखते थे। मेनली वो कॉरपोरेट लॉ को डील करते थे, इस्लामाबाद में वकील थे। मेरी भी उनसे सलाम दुआ रही, मेरे कोलीग हैं, मेरे हम उम्र भी हैं। बहुत सारे नज़रियात में मैं कहता हूँ कि वो तहरीक इंसाफ जैसे लोगों की तरह भी सोचते होंगे, और बहुत सारी चीज़ों में उनकी सोच मुख्तलिफ थी। और जमहूरियत में इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। जब बाबर सत्तार साहब का नाम रिकमेंड हुआ तो खान साहब के पास बहुत सारे लोग, बेशक तहरीक इंसाफ के भी आए, और उन्होंने कहा जी हमें मुखालफत करनी चाहिए क्योंकि बाबर सत्तार तो बहुत सख्त किस्म के, जी, नून लीग के और दूसरी पार्टी के शख्स हैं। उस पे हमारी डिस्कशन भी हुई, और जहाँ पे कुछ लोगों की ये राय थी, मैं किसी को क्रेडिट नहीं देता और डिस्क्रेडिट नहीं करता, कुछ लोगों की राय थी कि जी बिल्कुल, क्योंकि वो एक अपनी अखबार में लिखते भी हैं और अपनी एक ओपिनियन पब्लिकली भी इजहार कर चुके हैं, और उनका टिल्ट जो है वो दूसरी तरफ है, तो लिहाजा हमें एतराज़ करना चाहिए। कुछ लोगों की राय ये थी, और वो माइनॉरिटी में थे, बाय द वे मैं आपको बताऊं, वो माइनॉरिटी में थे, उनकी राय ये थी, उनमें मैं भी शामिल था, कि जी बाबर सत्तार, और जो मैं खुद अपनी ज़ाती तौर पे भी बता सका खान साहब को, वो यही था कि बाबर सत्तार की ज़रूर कुछ मामलात में राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी राय से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बाबर सत्तार को दो तीन चीज़ों से लोग जो जानते हैं: एक प्रोफेशनल आदमी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, असूली हैं, और फेयर इंसान हैं, और एक जज के लिए यही चीज़ लाजम होती है। और इस बात के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, फेयर इंसान है, असूली आदमी है, तो उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। और ये फिर मुझे ही कहा गया कन्वे करने के लिए, और उस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी थी उसकी सरबराह पीटीआई की जो नुमाइंदगी करते थे वो आज़म स्वाति थे, सेनेटर आज़म स्वाति, उन्हें मैंने ये कन्वे किया। उसी दिन इजलास था, आज़म स्वाति साहब ने वो आगे जो बाकी मेंबरान थे उनको भी कन्वे कर दिया, और बाकी मेंबरान ने बाबर सत्तार साहब के हक में ही वोट दिया था। उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि अपॉइंटमेंट याद रखिए जो उसका सिलसिला होता है, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कोर्ट्स की जान, जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी तरफ से, जुडिशल काउंसिल की तरफ से नाम आता है, और उसके बाद फिर वो पार्लिमानी कमेटी के पास अप्रूवल के लिए आता है। पार्लिमानी कमेटी उसको रिजेक्ट कर सकती है, वो दोबारा रिकन्सिडर होगा, लेकिन अगर वो जुडिशल कमीशन की तरफ से दोबारा नाम आता है तो उन्हीं की बरतरी होती है। बहरकैफ पार्लिमानी कमीशन ने भी बाबर सत्तार साहब का नाम अप्रूव किया था, जिसमें
3 में से 2 वोटें जो थी वो पीटीआई की उनको मिली। 1 वोट जो थी अली मोहम्मद खान साहब ने बाबर सत्तार को वोट नहीं दी, और बावजूद इंस्ट्रक्शन के उन्होंने वोट नहीं दी, जिसके ऊपर उनकी बाद में सरजनिश भी हुई। खैर, उनका एक अपना ज़ाती फैसला था, उन्होंने कहा मैं वोट नहीं देना चाहूँगा। लेकिन ये जो थी, ये इसकी बैकग्राउंड थी और ये इसकी दुरुस्तगी रिकॉर्ड की बड़ी ज़रूरी थी। बाबर सत्तार साहब ने जो किया आज बहुत काबिल सताइश है, और ये इनका फ़र्ज़ था पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, क्योंकि वो बतौर जज हाई कोर्ट आम शहरी के जो हकूक़ हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उसके वो पासबान हैं, उसके वो चौकीदार हैं। उन्होंने उन हकूक़ को नाफिज करना है, और आज बाबर सत्तार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बाकी बहुत सारे मामलों में हाई कोर्ट की इस वक्त रेपुटेशन अवाम के सामने अच्छी नहीं है। कुछ दिन पहले एक और अदालत में भी एक जज साहब ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं देख रहा था, किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया था कि एक जुमला था, वो मैं बड़ा हैरान हुआ उस जुमले को सुन के। उसमें शायद जज साहब अपनी बेबसी का इजहार कर रहे थे, जिसमें ये कह रहे थे कि जी हमारे पास तो यही कानून और आइन ही है, कोई तोप बंदूकें तो हैं नहीं कि हम आपके जो गुमशुदा लोग हैं उनको ढूंढ सकें, या लोगों को छुड़वा सकें जिनको गलत पकड़ा गया है। बाबर सत्तार साहब ने आज ये साबित कर दिया कि अगर आप फर्म हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं और आप आइन का नफाज करना चाहते हैं, तो ये आइन ही आपकी तोप है और आपका गोला है। इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस बात को यही छोड़ते हैं। अगली तरफ दूसरी जो आज की बड़ी खबर थी, वो जो खबर है वो कोई इतनी अजीबो-गरीब सी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन दाखिल की है, जिसमें 90 दिन के अंदर इंतखाबात को मुमकिन बनाने की इस्तदा की है, और जो सेंसस शाया किया गया था जाती हुई हुकूमत की जानिब से महज इसलिए कि इलेक्शन डिले कराए जा सकें, उस चीज़ को भी कहा है कि कलअदम करार दिया जाए और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपनी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनसे महज एक सवाल है कि आपका कैरेक्टर भी ज़ेरे सवाल है, क्योंकि आज तो बहुत अच्छी बात है कि आप आइन की इस चीज़ के नफाज के लिए आगे बढ़े हैं, और ये बहुत काबिल सताइश बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये सवाल भी होगा कि पंजाब और केपी में असम्बलीज के नहीं थी, वहाँ निगरान हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत के बावजूद, गुजर जाने के बावजूद कायम थी, और 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर जो आइन कहता है वो इलेक्शन नहीं हो सका। तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहाँ थी? क्योंकि आप जब असूलों पे खड़े होते हैं तो आपके असूल से वाबस्तगी आपकी सियासी वाबस्तगी के साथ मुंसलिक नहीं होनी चाहिए। यही हमारी आपके ऊपर इस वक्त एतराज़ है कि आप ये जो इस वक्त कर रहे हैं देर आयद है, और दुरुस्त आयद है लेकिन देर आयद है। तो लिहाजा आप थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो करें। दूसरी आज एक बड़ी जो गमनाक खबर थी और बड़ी अफसोसनाक खबर है, वो फैसलाबाद जड़ावाला में एक चर्च के ऊपर हमला है, और वहाँ बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी के साथ बदसलूकी हुई है। इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने कोई बेहुरमती की है कुरान पाक की। देखिए, कुरान पाक की बेहुरमती तो किसी सूरत कबूल नहीं है, और हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान पूरी दुनिया में उसे किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे मामलात में आप ये भी याद रखिए, आप अपने मज़हब के मुताबिक, आप अपने कानून के मुताबिक, आप भी पासबान हैं अपनी माइनॉरिटीज़ के, यानी कि जो आपके मुल्क में दीगर मज़ाहिब के लोग बहुत छोटी तादाद में हैं, उनके हकूक़ का भी आपने तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर कुरान पाक की बेहुरमती हुई है तो रियासत को अपना किरदार अदा करने दीजिए, उस मामले को रिपोर्ट करें, रियासत को उससे निपटने दें, क्योंकि इस तरह की हुल्लड़बाजी में बहुत सारे इंसानी जानों का भी ज़िया होता है। पाकिस्तान की जो इमेज है पूरी दुनिया में वो ख़राब होती है। हमें हरगिज़ इस चीज़ के ऊपर, जहाँ पे हम हिंदुस्तान में हिंदुत्व को बुरा कहते हैं और उसकी बड़ी सोशल मीडिया पे भी प्रचार करते हैं, तो जो हरकत आज आप लोग जड़ांवाला में कर रहे हैं वो उस हिंदुत्व वाली हरकतों से कोई मुख्तलिफ नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ, और सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि हमारी रियासत को भी ये चीज़ें इतनी फ्लेयर अप नहीं होने देनी चाहिए, जल्दी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। आज एक खबर मैंने सुनी, और इस खबर के ऊपर मैं बहुत दिनों से निशानदेही कर रहा हूं कि जो इमरान खान साहब को लेके उनकी जो कन्विक्शन हुई है इस केस के अंदर, जो इलेक्शन कमीशन वाला तोशाखाना वाला केस है, ये सिर्फ आगाज़ है एक बहुत बड़े ऑपरेशन का, जो रियासत ने फैसला किया हुआ है कि वो इमरान खान के खिलाफ करेंगे।
آج کی جو خبر تھی وہ دو خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کی کنوکشن کا کیس ہے اس کی اپیلیں سماعت کے لیے 22 اگست کو لگا دی گئی ہیں. بڑا کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی عدالت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ 22 کو بھی سنی جائیں گی. اس کے بعد کچھ دن میرا خیال ہے اس میں معاملہ اور بھی چلے گا، اس کو طوالت دی جائے، ہو سکتا ہے ایک ہفتہ اور پھر عمران خان کی ضمانت اس کیس میں ہو جائے گی، کیونکہ یہ کیس کسی صورت بھی کوئی کیسی بھی عدالت کیوں نہ ہو اس کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. لیکن جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اور اپنے تمام تحریک انصاف کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں بار بار، اور میں خان صاحب کو بھی اس کے اوپر کافی زیادہ بریف کر چکا تھا اس سے پہلے، کہ جو آپریشن ہے، جو پلان ہے ان کے خلاف، وہ مجھے ایک انسائیڈر سے بات ہوئی، انہوں نے اس کو بتایا. اس آپریشن کا نام ہے ناظرین بلاسٹ، بلڈوز اینڈ کلین. یہ اس وقت اسٹریٹجی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کو لے کر فیصلہ سازوں کی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. بلاسٹ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا دھماکہ، ایک بڑی چیز ہوئی جو کہ 9 مئی کی تھی. 9 مئی کے بعد اس بلاسٹ کی آڑ میں پھر ایک بلڈوزنگ کا عمل شروع ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، اس کے جو قائد ہیں، ان تمام کو ان کے خلاف نیریٹو بنایا گیا. اور ایک بلڈوزنگ، جس طرح سے آپ کوئی سڑک بچھاتے ہیں یا کوئی پہاڑ گراتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ بلڈوزنگ کرتے ہیں، لیول کرتے ہیں، وہ لیول کا کام شروع کیا گیا. اور اب یہ اس وقت آپ اس کے بلاسٹ کے بعد بلڈوز والی سٹیج سے گزر رہے ہیں، جہاں پہ چیزیں لیول کی جا رہی ہیں. یعنی کہ ایک طرف جہاں پہ لیڈرشپ کو گرایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو تنہا کیا جا رہا ہے، کارنر کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ عمران خان صاحب کو بھی منظر سے ہٹایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی کنوکشن ہو جاتی ہے توشہ خانہ میں، تو یہ جو پلان ہے، یہ جو آپریشن ہے، یہ کلین کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کی کنوکشن ہے. کنوکشن کے بعد ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، اور پھر سیاست سے ان کا نام ہٹانا ہے، یعنی کہ منظر عام سے ان کو غائب کرنا ہے. مشن یہ ہے. اس مشن کے اندر پھر مختلف، دیکھیں یہ انہوں نے ایک پلان کر لیا ہے اور اس پلان کے اندر مختلف چیزیں ڈالی جا رہی ہیں. ایک چیز ڈالی گئی کہ سب سے پہلے کس کیس میں سزا کروائی جا سکتی ہے، وہ توشہ خانہ کا کیس تھا. توشہ خانہ کیس میں ٹیکنیکل ایک بنیاد کے اوپر کہ جی آپ نے فلانے کھانے کے اندر فلانی جو رقم لکھی تھی وہ اس رقم وہاں لکھنی تھی، یہاں نہیں لکھنی تھی، ایک ٹیکنیکل چیز کر کے، اور جلدی کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ایک بونڈا سا فیصلہ دے دیا، وہ خیر اوور ٹرن ہو جائے گا. لیکن اب عمران خان صاحب کو جہاں جیل میں ڈالا گیا ہے، اس کے بعد ان کو پلان ان کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں ہونے دینا ہے. لہٰذا اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج کی خبر آئی کہ سائفر کیس کے اندر ایف آئی اے نے، جن کو بہت عرصے تک ایک سٹے کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے، اس کیس میں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری پرانے تھے اعظم خان، انہیں بھی اٹھا لیا گیا تھا اور کافی عرصہ وہ حبس بیجا میں رہے. اور پھر ایک وہ جو حکومتی صحافیوں کے ذریعے پتہ چلا کہ جی ان کا کوئی اقبالی بیان بھی آیا ہے. یہ اسی سے منسلک ایک چیز ہے کہ آج سائفر کا جو ایف آئی آر ہے وہ الیجڈلی مبینہ طور پر ایف آئی اے نے کاٹ دی ہے. ابھی مجھے ایف آئی آر کی کاپی نہیں ملی ہے، جیسے ملتی ہے تو اس کا بھی ہم آپ کو پورا ایک پوسٹ مارٹم پیش کریں گے. لیکن اس ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر جو ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے، وہ ایف آئی اے کے جو اینٹی ٹیررسٹ سیل ہے اس کے پاس کاٹی گئی ہے، جو اس چیز کا اندیہ دیتا ہے کہ اس کے اندر جو اے ٹی اے کی کلازز یعنی کہ دہشت گردی کی دفعات بھی ڈالی گئی ہیں. اب یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹنے کے بعد ایک ٹیکنیکل نوعیت کا کیس تیار کیا جا رہا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں اور شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور ابھی انٹرسیپٹ کی سٹوری نے بھی اس کو واضح کر دیا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے. اور پھر امریکی جو وائٹ ہاؤس کا ترجمان ہے، اس نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے، اس نے اس کو ڈینائی نہیں کیا ہے. وہ کہتا ہے کانٹیکسٹ آپ غلط لے رہے ہیں، لیکن جو باتیں ہیں وہ درست ہی ہیں. تو یعنی کہ دھمکی تو آئی، اور اس دھمکی کے پیچھے ہم نے وہ ایک کنورسیشن بھی کی امریکہ میں پاکستانی صحافی ہے وہ وقاص کے ساتھ، جس میں پوری آپ کو داستان سنائی کہ کس طرح سے جنرل باجوہ اور ان کے حواریوں نے ایک پوری چال، ایک پورا جال بچھایا کہ انہوں نے کیسے اس چیز کو امریکہ کی طرف سے بھی پش کرنا ہے، اور پھر ڈومیسٹیکلی بھی اس چیز کو بن کر، یعنی کہ پوری ایک سازش بنا کر رجیم چینج کی گئی پاکستان میں. اب اسی چیز میں یہ خان صاحب نے کہا کہ آپ اس کے اندر جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور اس چیز کی پوری انکوائری کریں.
साइफर का भी केस अगर इमरान खान साहब जो कहते हैं वो ये है कि ठीक है आप साइफर का केस कर लें, मैं साइफर के केस में साबित करूंगा कि साइफर दुरुस्त था। लेकिन जो इस वक्त रजीम कर रही है और उन्होंने बड़े बड़े वकील रखे हुए हैं, सीक्रेट फंड से उनको पैसे दे रहे हैं, वो केस ये नहीं बना रहे कि साइफर है कि नहीं है। वो केस ये बना रहे हैं कि एक हुकूमती दस्तावेज है, वो हुकूमती दस्तावेज इमरान खान साहब को दी गई और उन्होंने वो हुकूमती दस्तावेज जो थी वो आगे गुम कर दी या उसको उन्होंने पब्लिक कर दिया। यानी कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसके ज़िमन में एक टेक्निकल नोयत का केस बनाया जा रहा है खान साहब के खिलाफ कि इमरान खान साहब ने एक सरकारी कागज़ जो है उसका जो उनकी अथोराइजेशन नहीं थी कि वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, वो ले जाके उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। तो इसलिए वो साइफर के केस में उनको एक और सज़ा दिलवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज रिपोर्टेडली दोबारा ये भी था कि आज़म खान साहब का कोई बयान रिकॉर्ड हुआ है, वो बयान क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बहुत क्या असराई होगी, लेकिन हमने भी वो बयान देखा नहीं है। लेकिन हमें नज़र ये आ रहा है कि वो जो है कि बुलडोज ब्लास्ट, बुलडोज और क्लीन उस ऑपरेशन के इस मराइल में दाखिल हैं और ये इस एफआईए वाले केस में भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा सकती है। और तीसरा जो केस है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, वो 190 मिलियन वाला केस है। उस केस में भी नैब को बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि रिसेंटली खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही एक डॉक्यूमेंट पब्लिक किया था जिसके मुताबिक नैब की अपने इंटरनल मिनट्स के मुताबिक वो तो केस ये 2020 में खुद ही बंद कर चुके थे और एनसीए के सेटलमेंट के तमाम हकाइक से खुद आगाह थे, इंडिपेंडेंटली आगाह थे और उन्होंने बाकायदा इत्मीनान का इजहार किया था कि इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। इन तमाम चीज़ों की वजह से नैब का केस कमज़ोर तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ बात ये नहीं हो रही कि केसों में जान है या नहीं है। बात हो रही है कि जो असल में रजीम का मकसद है, मुद्दा है कि वो ब्लास्ट, बुलडोज और क्लीन ये इस ऑपरेशन को ऊपर चले हुए हैं। उसके लिए वो चाहे उनको डंडा इस्तेमाल करना पड़े, चाहे उनको लोग उठाने पड़े या जो मर्जी करना पड़े वो करेंगे। प्लान ये है कि इमरान खान को तोड़ना है, उसके अज़म को तोड़ना है। मैं बार बार इस चीज़ का अंदिया दे रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ कि एक तरफ ये प्लान है कि इमरान खान को तोड़ना है और उसको उसका अज़म तोड़ना है और उसको सियासत से बाहर निकालना है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जितना मुझे खान साहब की शख्सियत का पता है और करीब से देखा है, ये पॉसिबल ही नहीं है उस शख्स के अज़म को गिराना या करना। अब देखते हैं कि अब इस सारे काम के अंदर पाकिस्तान की अवाम इमरान खान का कितना साथ देती है और ये जो रजीम का एक ऑपरेशन जारी है, ब्लास्ट, बुलडोज और क्लीन, इसको हम कितना एक्सपोज भी करते हैं और इसके खिलाफ मुजाहमत भी करते हैं। ये चीज़ भी इंतहाई ज़रूरी है और इसमें बहुत ज़्यादा रोल और किरदार हमारी जुडिशरी का हो सकता है। अब देखना ये है कि वो अपनी साख को बचाते हैं या नहीं बचाते, खामोश तमाशाई बन के बैठे रहते हैं या फिर वो अपना जो आइनी किरदार है, जिस चीज़ के लिए वो बैठे हैं, टैक्स पेयर के पैसों से उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं और इतना ओहदा और इज़्ज़त मिल रही है, क्या वो उसकी पासदारी करते हैं या नहीं करते। ये जो साइफर वाली केस की आज एफआईआर रजिस्ट्रेशन है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पे हम नज़र रखेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि हर स्टेप के ऊपर आपको आगाह भी करता रहूँ और ख़बरदार भी करता रहूँ कि नेक्स्ट क्या स्टेजेस इनकी आने वाली हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।